वीर सिंह और सत्या के घर में आज बड़ी रौनक थी। उनकी बेटी श्यामा की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। बारात आ चुकी थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक सभी के चेहरे मानो मुरझा गए। क्या बारात वापस चली जाएगी? क्या श्यामा के गले में मंगलसूत्र नहीं डल पाएगा? आखिर ऐसा क्या था कि अचानक खुशी का माहौल गमहीन हो गया? क्या कारण था? क्या श्यामा दुल्हन बनकर अपने ससुराल जा पाई या फिर बारात वापस ही चले गई? नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सुनो कहानी सुनो में स्वागत है। आज हम लाए हैं एक बिल्कुल नई कहानी। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नई नई कहानियां इस चैनल पर हम लाते रहेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में सत्या और उसके पति वीर सिंह अपने छोटे से घर में रहते थे। उनके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वे अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। यूं कहें कि बस दाल रोटी ही नसीब हो पाती थी, ज्यादा कुछ नहीं। उनकी एक सुंदर बेटी भी थी जिसका नाम श्यामा था। वो समझदार और दयालु थी। बचपन से ही वो हर कार्य को बड़ी कुशलता से किया करती थी। गांव के एक स्कूल में ही वो पढ़ने जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। श्यामा बड़ी हो गई थी। स्कूल की पढ़ाई उसने पूरी कर ली थी। गांव में आगे पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था, इसलिए अब घर के कामकाज में ही मां का हाथ बटाने लगी थी। सत्य और उसकी बेटी मिलकर घर का काम जल्दी पूरा कर लेती और फिर खेत पर जाकर वीर सिंह की मदद भी करवाती। वीर सिंह के लिए रोजाना खाना ले जाती थी। अब श्यामा खेत पर नहीं आती थी क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। अब सत्य को लगता था कि श्यामा अब शादी योग्य हो गई है। एक दिन सत्या जब खेत पर वो वीर सिंह के लिए खाना लेकर जाती है तो कहती है कि अब हमें श्यामा की शादी कर देनी चाहिए। वीर सिंह चुप हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है कि हम मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते हैं, शादी कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, तेरा ही सहारा है, तुम्हें ही कुछ मदद करनी होगी। पत्नी सत्या ने जब अपने पति की ये हालत देखी तो वो भी बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि हमारे समाज की ये कुरीति ही हमारे समाज की धुन की तरह इवाई जा रही है, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे। हम जैसे गरीब माँ बाप की बेटियों की शादी क्या हो नहीं पाएगी? नहीं नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। शादी में कुछ तो दहेज देना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अगले दिन वीर सिंह फिर एक गांव में लड़का देखने जाता है। अच्छा परिवार था और लड़का भी पढ़ा लिखा था। लड़के वालों का घर बहुत बड़ा था। उनकी संपत्ति और आय भी अच्छी थी। वैसे तो वीर सिंह अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान करते हुए उस घर में शादी की बात आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहा था, परंतु उसे विश्वास था उसकी बेटी की सुंदरता के कारण लड़के बिना दहेज भी विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। वीर सिंह ने मौका देखकर अपनी ऊपर वाली जेब से धीरे से श्यामा का फोटो निकाला और लड़के के पिता के सामने सम्मान पूर्वक उनके हाथों में रख दिया। राघव के पिता ने फोटो देखा और बिना कोई शब्द बोले अपनी पत्नी के आगे कर दिया। लड़का भी फोटो देखने को उत्सुक था और वीर सिंह, राम सिंह लड़के वालों के हाव भाव देखकर जानना चाह रहा था उन्हें श्यामा कैसी लगी। चाय नाश्ता टेबल पर सामने लगा हुआ था। राघव की माताजी ने श्यामा का फोटो देखा तो उसकी नजरें फोटो से हट नहीं पा रही थी। राघव पास ही बैठा था। उत्सुकता होते हुए भी वो शर्म के कारण मां के हाथ में श्यामा का फोटो नहीं देख पा रहा था। वो बोली, श्यामा है तो बहुत सुंदर, राघव तुम्हें पसंद है क्या? फोटो हाथ में लिया उसे श्यामा की सुंदरता ने मानो मुग्ध कर दिया। फिर भी वो बोला, मां तुम्हें पसंद है तो मैं ही क्या बोलूं? वीर सिंह ने राहत की सांस ली। राघव के पिता बोले, इस फोटो को हमारे पास ही छोड़ दो, समझो श्यामा आज से हमारी हो गई। वीर सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने राघव के पिता को गले लगाकर बधाई दी। राम सिंह ने सोचा, रिश्ता तो पक्का हो गया, किंतु शादी में लड़के वाले यदि ज्यादा खर्च कराने की आस लगाने लगे तो मैं कैसे इंतजाम करूंगा? ये सोचकर वीर सिंह बोला, भाई साहब, मैं तो बहुत छोटा सा किसान हूं और जमीन है, उसमें ही मेहनत करके बच्चे पाल रहा हूं।
ज्यादा जमा पूंजी तो मेरे पास है नहीं। उसी बीच राघव के चाचा भी वहां आ जाते हैं। राघव के पिता भी उसे खुशी पूर्वक बुलाते हैं और कहते हैं, आजा भाई, आज बड़े अच्छे मौके पर आया है। राघव के पिता कहते हैं, ये है वीर सिंह, अपनी बेटी का रिश्ता राघव के लिए लाए हैं। राघव के पिता श्यामा की फोटो राघव के चाचा को दिखाते हैं। राघव के चाचा खुशी से बोले, भतीजे, लड़की तो बहुत ही सुंदर है, अभी बात कहां तक पहुंची? राघव के पिता बोले, लड़की तो हमें भी पसंद है और हमारी कोई मांग नहीं है, बस बारातियों का स्वागत और हमारी समाज में इज्जत बनी रहे, उतना तो जरूरी है। हमारा एक ही लड़का है। राघव के चाचा बोले, भाई साहब, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा आपसे बन पड़े वैसा कर लेना। अपने परिवार का समाज में नाम है, हमें दहेज नहीं चाहिए। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है। वीर सिंह शगुन कर देता है, लड़के का टीका करता है। राम सिंह खुशी खुशी राघव के घर से अपने गांव की ओर लौटता है। रास्ते भर में वो शादी के खर्च के लिए इंतजाम के बारे में सोचता रहा। बारात का इंतजाम तो अच्छा ही करना पड़ेगा। बेटी के गहने, कपड़े और लड़के के लिए घड़ी, अंगूठी, सूट, ये सब भी जरूरी है। सारी जमीन गिरवी रखकर भी इंतजाम हो जाए तो खैर है। बस अगले दिन से सत्या अपनी बेटी श्यामा की शादी के लिए तरह तरह के इंतजाम करने लगी। वीर सिंह ने भी अपनी जमीन को साहूकार के यहां गिरवी रख दिया। रकम से शादी की तैयारी करने लगा। दोनों पति पत्नी बस सारा दिन शादी की बातें किया करते कि सब ठीक ठाक से हो जाए, शादी में कोई विघ्न ना आए। इस तरह कुछ सप्ताह बीत गए। शादी का दिन नजदीक आ गया। आज वीर सिंह और सत्या की बेटी श्यामा की शादी है। शादी की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। पत्तों से तरह तरह की बंद दरबार बनाकर लगाई गई थी। घर में मेहमानों की बड़ी चहल पहल थी। तभी श्यामा के मामा मोहन सिंह आ जाते हैं और अपने जीजा को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे वीर सिंह, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कहां पर व्यस्त हो? वीर सिंह आवाज सुनकर आता है और उससे गले मिलता है। मोहन सिंह पूछता है, और जीजा जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? सब इंतजाम हो गए हैं ना? वीर सिंह कहते हैं, अरे भाई साहब, क्या बताऊं, कितनी मेहनत से ये लड़का मिल पाया है। रात दिन टेंशन रहती थी कि कब श्यामा के लिए कोई योग्य लड़का और अच्छा परिवार मिल पाएगा। हर जगह मुंह फाड़ कर दहेज की डिमांड थी। मुझे तो लगा था शायद हम श्यामा की शादी कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन सब कुछ मोल भाव कर लड़के वालों को तैयार किया है। शादी ठीक से हो जाए तब जाकर मैं राहत की सांस लूंगा। मोहन सिंह पूछता है कि घर कैसा है, लड़का कैसा है? वीर सिंह बताता है कि घर तो अच्छा है, कोई कमी नहीं है, और लड़का भी पढ़ा लिखा है और नौकरी करता है। मोहन सिंह पूछता है कि शादी के लिए क्या क्या बनवाया है तुमने जीजा जी? वीर सिंह बताता है, मैंने शादी के लिए लड़की की कानों की बाली, नाक की नथनियां, 2 कंगन, चेन, पैरों की पायल आदि सब जेवर बनवा लिए हैं, और लड़के वालों के लिए सिल्क कपड़े, सिल्क साड़ियां इत्यादि सब सामान खरीद लिया है। मोहन सिंह खुश होकर कहता है, ठीक है, बहुत अच्छा जीजा जी। मुहूर्त कब का है देख ले, और पहले से ही सब तैयारियां कर लो। लड़के वालों को भी बुलाकर लाना होगा, उसके लिए भी अच्छी तरह तैयार हो जाओ। तभी सत्य आती है और अपने भाई मोहन सिंह से कहती है कि भैया जल्दी करो, शादी का मुहूर्त बस पास ही है, लड़के वाले अभी तक नहीं आए। उसी बीच बारात जब जनवासी में होती है, राघव का फूफा राघव के पिता से कहता है, भाई साहब, आपने ये रिश्ता पता नहीं किस दबाव में किया है। ये लोग आपके स्तर से बहुत नीचे हैं। अच्छा ये बताओ, ये अपनी बेटी को सोने की तगड़ी दे रहे हैं कि नहीं? आपके परिवार में तो सभी लड़कों के पास तगड़ी है। राघव के पिता बोले, भाई साहब, मुझे तो पता नहीं, ना मैंने उन्हें कभी बताया और ना ही पूछा। राघव के फूफा बोले, आप भी इतने समझदार होकर भी बावले बन गए हो।
लगता है वीर सिंह की मीठी मीठी बातों में आ गए हो और उसने भी आपको खूब बनाया है। अब आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आप कुछ बोले तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। राघव के पिता कुछ नहीं बोले। अब वीर सिंह स्वयं लड़के वालों को बुलाकर लाने के लिए जनवासे में जाता है और वहां जाकर उनसे शादी के लिए घर चलने के लिए कहता है। तभी लड़के वालों में से लड़के का फूफा कहता है कि तनिक बैठ जाएं आप यहां, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वीर सिंह वहां बैठ जाता है और धीरे स्वर में पूछता है, बताओ समधी जी, क्या बात है? फूफा बोला कि तुमने अपनी पुत्री के लिए सोने की तगड़ी बनवाई है ना? हमारे यहां तो एक भी बहू बिना सोने की तगड़ी के नहीं आई। हमारे यहां तो ये सब जरूरी गहना है। दूसरा व्यक्ति बोला कि इसके बिना तो नाक कट जाएगी हमारी समाज में। फूफा बोला, जाओ पहले तगड़ी का इंतजाम करो और इसके बिना हम नहीं जाएंगे। फूफा बोला, लड़की के गले में मंगलसूत्र तभी डलेगा जब उसकी कमर पर सोने की तगड़ी होगी। वीर सिंह कहता है, ठीक है, मैं अभी अपने लोगों से बात करता हूं। राघव का पिता चुप रहता है। वीर सिंह घर आकर सारी बातें अपने साले मोहन सिंह और सत्या को बताता है। सत्या तगड़ी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तगड़ी बनाने के लिए हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? वीर सिंह भी परेशान होकर कहता है, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची लोगों के घर। जाने दो बारात को, वापस समझते क्या है अपने आप को? अपनी जुबान की तो शायद कीमत ही नहीं है उनके लिए। ऐसी बात सुनकर पत्नी सत्या कहती है, नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलो। भैया मोहन सिंह, तुम ही जाओ लड़के वालों के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करो, शायद वे लोग तुम्हारी बात मान जाएं। मोहन सिंह बहन के कहने पर लड़के वालों के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है, लेकिन वे लोग तगड़ी के लिए जिद लगाए बैठे थे। बिना तगड़ी के उन्हें शादी मंजूर नहीं थी। वे बारात वापस ले जाने की बात करते हैं। मोहन सिंह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। मोहन सिंह सत्य के पास आकर कहता है कि बहन, हमें तगड़ी का इंतजाम तो करना ही होगा। बिना तगड़ी के तो वे नहीं मानने वाले। वे तो अड़े हुए हैं तगड़ी के लिए। तगड़ी उनके लिए शान की बात है। बहन उसकी बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, भैया अब क्या होगा? हम तगड़ी का इंतजाम कैसे करेंगे? क्या बारात वापस चली जाएगी? मेरी बेटी यूं ही नहीं भैया, कुछ तो करना ही होगा। बारात वापस नहीं जानी चाहिए। मेरी बेटी दुल्हन बनकर ही इस घर से विदा होनी चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। सोचो भैया, सोचो। मोहन सिंह कहता है, सत्या थोड़ा धीरज रखो। जीजा जी, हिम्मत से काम लो। तुम लोग धैर्य रखो और मेरे आने का इंतजार करो। मैं अभी आया। मेरे आने तक उन लोगों से तुम्हें कोई बात नहीं करनी है। सत्य चुप हो जाती है। पति पत्नी दोनों मोहन सिंह का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही समय में मोहन सिंह एक थैला लिए हुए घर में प्रवेश करता है। सत्या दौड़कर भाई के पास जाती है और पूछती है, भैया हुआ कुछ इंतजाम? मोहन सिंह थैला खोलता है और उसमें से जेवर का एक डिब्बा निकालता है, जिसमें चमचमाती हुई सोने की तगड़ी थी। तगड़ी को देखकर पति पत्नी खुश हो जाते हैं। सत्या जल्दी से अपनी बेटी श्यामा को तगड़ी पहनाती है, जिससे पहनकर श्यामा के रूप रंग में और भी चार चांद लग जाते हैं। सत्या अपनी सुंदर बेटी के रूप को देखकर कहती है कि कितनी सुंदर लग रही है मेरी श्यामा, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। नजर ना लगे उसे। और यह कहकर वो अपने पति के पास आती है और बारात को बुला लाने को कहती है। मोहन सिंह और वीर सिंह दोनों वहां जाते हैं और तगड़ी बनवाने की बात उन्हें बताते हैं। तो वे लोग बारात सहित वीर सिंह के घर पधारते हैं। वीर सिंह, मोहन सिंह, सत्या और बाकी लोग भी बारात की बड़ी आव भगत करते हैं। सब लोग उनकी मेहमान नवाजी से खुश हो जाते हैं। लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। इस तरह शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लड़की को विदा किया जाता है।
बारात के जाने के बाद अब मेहमान जाने शुरू हो जाते हैं। मेहमानों को विदा करने के बाद वीर सिंह राहत की सांस लेता है और चारपाई पर जाकर चैन से सो जाता है। उसे स्वप्न में भी तगड़ी दिखाई देती है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है और पत्नी सत्या से कहता है कि मैं अब इस तगड़ी की रकम कैसे चुका पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जमीन वो मैंने पहले से ही शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए गिरवी रख दी थी। अब क्या होगा? केवल ये छोटा सा घर शेष है। क्या इसे भी गिरवी रखना होगा? वीर सिंह की आवाज सुनकर मोहन सिंह वहां आता है और कहता है, जीजा जी, तुम्हें इस तगड़ी के बारे में ज्यादा सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तगड़ी तो मैंने अपने घर को गिरवी रखकर बनवाई है। मेरा एक और पहचान का सुनार है, उसके पास भी मैंने मकान के पेपर रख दिए हैं। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इधर श्यामा बारात के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसका भव्य और शानदार स्वागत किया जाता है, क्योंकि उसने तमाम गहनों के साथ साथ चमचमाती और आलीशान तगड़ी भी पहनी हुई थी। शादी के लहंगे में श्यामा सजी राजकुमारी की तरह दिख रही थी। आसपास की औरतें उसे हैरानी से देख रही थीं, क्योंकि उसने इतने गहनों के साथ साथ तगड़ी भी पहनी थी। श्यामा की ससुराल में सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता तगड़ी के कारण उनकी समाज में इज्जत और बढ़ गई थी। तरह तरह के रस्मों रिवाजों में पूरा दिन कैसे बीत गया, श्यामा को पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे अब शाम हो गई थी। रात में श्यामा जब सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, तो उसका पति राघव भी थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाता है। श्यामा और राघव आपस में बातें करने लगते हैं। राघव पूछता है, श्यामा, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? परिवार के सदस्य कैसे लगे? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? श्यामा कहती है कि आपका घर तो बहुत ही बड़ा, सुंदर और आलीशान है, और घर में रहने वाले सभी सदस्य भी अच्छे हैं। परंतु कहकर श्यामा रुक जाती है। राघव कहता है, परंतु क्या श्यामा, तुम चुप क्यों हो गई? कहो, क्या कहना चाहती हो? श्यामा कहती है कि तुम्हारे घर में सभी लोग बस तगड़ी की ही प्रशंसा में लगे थे, जैसे इसके अलावा तो और कुछ काम ही नहीं। राघव कहता है, श्यामा, तुम्हारी तगड़ी है ही इतनी सुंदर, इसमें क्या बड़ी बात है? ज्यादा सुंदर चीज की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। आप भी तो कितने सुंदर हो, आपकी भी तो खूब प्रशंसा हुई है। श्यामा शर्मा जाती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर वह कहती है, मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? राघव कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहो क्या बात है? श्यामा कहती है कि जब आप लोगों का समाज में इतना सम्मान है, आपके परिवार का नाम है, आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर क्या जरूरत थी मेरे पिता से शादी में तगड़ी की शर्त रखने की? क्या कह रही हो श्यामा? मेरे पिताजी ने? राघव बोला। श्यामा ने कहा, हाँ राघव, मेरे पिता ने तो अपनी जमीन और अपना घर भी गिरवी रखकर शादी का इंतजाम किया था, और फिर तगड़ी के लिए मेरे मामा जी ने अपना घर गिरवी रखकर किसी सुनार से भी तगड़ी इंतजाम किया है। मेरे पिता बेचारे अपना सब कुछ मेरी खुशी के लिए गिरवी रख चुके थे, और मेरे मामा जी भी वही काम करने को मजबूर हो गए। आज भी अगर आप लोगों जैसे खाते पीते परिवार के लोग और पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से दहेज की मांग करते रहे, तो न जाने कितने ही माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, और न जाने कितनी ही बेटियां कुंवारी ही रह जाएंगी। समाज से इस घिनौनी प्रथा को कौन हटा पाएगा? श्यामा की बात सुनकर राघव चुप रहता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता भी लड़की वालों से इस तरह दहेज की मांग कर सकते हैं, और इस गलत तरीके से शादी के समय बारात वापस ले जाने का कहकर वो कुछ क्षणों के लिए मौन ही रहता है। मन ही मन राघव ये ठान लेता है कि किसी भी तरह वो ये दहेज की तगड़ी को वापस कराकर ही दम लेगा। ऐसे संबंधों का क्या फायदा जो मजबूरी के बोझ के नीचे दबे हैं? वो सम्मान और प्यार की गुंजाइश कहां होती है? उसे दहेज की बात बिल्कुल हजम नहीं होती। सारी रात वो इसी तरह स्वप्न देखते हैं।
लेकिन सुबह होते ही वो अपने पिता के पास बात करने के लिए जाता है। वो सही मौका तलाश रहा होता है। कुछ मेहमान अभी घर पर ही ठहरे हुए थे। उनके चले जाने के बाद वो अपने पिता के पास बैठ जाता है और पूछता है, पिताजी, आपको श्यामा और उसके घरवाले कैसे लगे? उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तेरे ससुराल वाले तो बड़े सीधे और भले लोग हैं। देखो तो उन्होंने अपनी बेटी को कितने गहने दिए हैं, यहां तक कि तगड़ी भी। इससे हमारे परिवार की शान में 4 चांद लग गए। तभी राघव बोला, परंतु पिताजी, क्या श्यामा के पिता ने इतने सारे जेवर अपनी मर्जी से दिए हैं या आपके दहेज में मांगने पर? पिताजी, अपनी शान बढ़ाने के लिए आपने किसी की जमीन और घर तक गिरवी रखवा दिया। आपने ये अच्छा नहीं किया पिताजी। दहेज समाज के लिए कलंक है। हमें ऐसी कुप्रथा का विरोध करना चाहिए। राघव के पिता एकदम कहते हैं, ये क्या कह रहे हो राघव? क्या हो गया है ऐसा? राघव कहता है, हाँ पिताजी, आपकी जिद पूरी करने और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए बारात वापस न जाए, श्यामा के मामा जी ने उसी समय एक सुनार के पास जाकर अपना घर गिरवी रखवा दिया और तगरी का इंतजाम किया। श्यामा के पिता तो पहले से ही अपनी जमीन और घर गिरवी रख चुके थे, शादी के लिए जेवर, कपड़े व अन्य खर्चों की व्यवस्था के लिए। पिताजी, हमें सुंदर और सुशील कन्या चाहिए थी, तो श्यामा में कोई कमी भी नहीं है। वो हमारी इच्छा से ही कहीं ज्यादा रूपवान है। फिर आपने अलग से तगरी की मांग क्यों की? मेरा तो सिर शर्म से झुक रहा है। मैं कैसे अपने ससुराल में जा पाऊंगा और उनका प्यार और सम्मान मुझे कैसे मिलेगा? पिता कहते हैं, बेटा, लड़की वालों को तो ये सब करना ही पड़ता है। बेटी की शादी में हर माँ बाप कुछ दहेज तो देते ही हैं। परंतु राघव कहता है कि नहीं पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों ये सब? हम ये तगड़ी नहीं रखेंगे। उनको परेशान और मजबूर करके आपकी शान तो बढ़ ही गई। अब क्या फर्क पड़ता है कि तगड़ी घर में रहे या ना रहे? तगड़ी तो वापस देनी ही होगी। क्या श्यामा कभी इस तगड़ी को पहन पाएगी जिसके कारण उसके पिता की जमीन और मामा जी और पिता दोनों के घर गिरवी रख दिए रहे थे? वो कभी उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहेगी। पिताजी, अच्छा होगा कि हम आज ही ये तगड़ी उनके पास भिजवा दें। श्यामा जब घर जाएगी तो उसके साथ ही ये तगड़ी भी भिजवा देते हैं, ताकि साहूकार को तुरंत वापस कर घर तो छुड़वाया जा सके। हम कम से कम एक परिवार को तो बेघर होने से बचा लेंगे। राघव के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। वैसे भी श्यामा के मामा जी का घर बिकवा कर हमें क्या मिलेगा? उनकी नजरों में भी हम गुनाहगार हो जाएंगे। राघव कहता है, ठीक है पिताजी, आज श्यामा के साथ ये तगरी भी उसके घर भेज देते हैं। श्यामा उसे पहनकर यहां से जाएगी और फिर उसे अपने साथ लेकर नहीं आएगी। शाम को जब राघव श्यामा को घर लेने के लिए तैयार होता है तो श्यामा को कहता है कि श्यामा, तगड़ी भी पहन लेना। पहली बार घर जा रही हो ससुराल से, एकदम राजकुमारियों की तरह चलो। श्यामा खुशी खुशी तैयार हो जाती है, सिल्क की साड़ी पहनती है और बाकी जेवरों के साथ तगड़ी भी पहन लेती है। राघव और श्यामा घर पहुंच जाते हैं। उसके पिता और माता इंतजार कर रहे होते हैं। बेटी श्यामा दौड़कर मां से गले मिलती है और फिर पिता से भी। मां और बेटी रसोई में जाकर बात करती हैं। श्यामा को राघव रास्ते में बताता है कि उसे ये तगड़ी अपने घर छोड़कर आनी है, ताकि तुम्हारे मामा जी अपना गिरवी रखा हुआ घर छुड़वा सकें। ये बात सुनकर श्यामा की मां के आंसू बहने लगते हैं। वो पूछती है, बेटी ये सब कैसे हुआ? श्यामा बताती है कि राघव को उसने सब कुछ बता दिया था, तगड़ी की मांग और मामा जी के घर गिरवी रखा होने की बात। राघव ने सुबह अपने पिता से बात की और उन्हें यह तगड़ी वापस करने के लिए मना लिया। मेरे ससुर भी मान ही गए। उन्होंने भी अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की है। अब दोनों बाहर कमरे में राघव के लिए चाय नाश्ता लगाती हैं। थोड़ी देर बाद सत्य अपने पति को रसोई घर में बुलाती है और उसे सब बातें बताती है। सारी बातें सुनकर वीर सिंह की आंखों में भी आंसू छलकने लगते हैं। वो सोचता है कि चलो
साले के बोझ से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसे तो उसका घर वापस मिल जाएगा। शायद कल भगवान ही हमारी मदद करे और हम किसी तरह अपना घर और जमीन छुड़वा सकें। वीर सिंह के मन में अपने दामाद के लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ जाती है। वे दोनों हाथ जोड़कर अपने दामाद राघव को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप जैसा दामाद सभी को मिले, जिसने ससुराल की इज्जत को अपनी ही इज्जत समझा।